तो गाइस वेलकम बैक। तो अभी हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे जहां तक हम लोग लास्ट में एक्चुअल प्लान और जीडीपी के बारे में पढ़े थे एंड दिस वाज द डायग्राम दैट वी हैड ड्रॉन। अब देखिए, तब हम लोग ने एक बात बताया था इफेक्टिव डिमांड के बारे में। तब व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड? तो अगेन गोइंग बैक टू द सेम डिस्कशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा धीरे समझिएगा। यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है, एक्सेस सप्लाई बन रहा है। दिस पार्ट इज माई एक्सेस सप्लाई, ठीक है। तो तब एक्चुअल प्लान में हम लोग क्या बोले थे कि दिस इज माई एक्चुअल कंजम्पशन, दिस होल पार्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर एक्सेस सप्लाई हुआ इकोनॉमी में, तो हाउस होल्ड एंड फर्म्स जितना वो लोग कंज्यूम करना चाहता है, जितना वो लोग का प्लान्ड कंजम्पशन है, उतना वो लोग कंज्यूम कर पा रहा है कि टोटल प्रोडक्शन इज दिस, और वो लोग को चाह रहा है इतना। तो वो लोग पूरा अपना जो प्लान था वो लोग अच्छे से उसको कर पा रहे हैं, जितना वो लोग प्लान किया था उतना वो लोग का एक्चुअल में हो पा रहा है। ठीक है, डन। नाउ द इन्वेस्टमेंट पार्ट, दिस इज माई इन्वेस्टमेंट पार्ट। तो वो लोग प्लान इन्वेस्टमेंट इतना किया था, ठीक है, बट एक्चुअल में सप्लाई इतना ज्यादा है, एक्चुअल में सप्लाई इतना ज्यादा है। तो वो लोग प्लान इन्वेस्टमेंट भी जितना किया था, तो दैट वाज माय एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो यहां से इस पार्ट में जब मेरा लेवल ऑफ इनकम y1 है, तो हम लोग बोल सकता है कि मेरा जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड था दैट इज कंप्लीटली फुलफिल्ड, बिकॉज मेरा सप्लाई ज्यादा है। मैं इस वाला पार्ट को बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। नाउ कंट्री में जीडीपी तो इतना है, इतना तो प्रोड्यूस करके रखा है ना ये लोग, इतना तो ये लोग प्रोड्यूस करके रखा है, बट इतना पार्ट हम लोग डिमांड किया है। तो ये जो एक्सेस बचा रहा, प्रोड्यूसर्स लोग तो ये पूरा प्रोड्यूस करके बैठा है, बट इतना ये लोग का पूरा सेल हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है। तो ये वाला पार्ट जो है ये मेरा, दैट इज माई अनसोल्ड स्टॉक। तो इसको मैं बोल सकता हूं ना कि दिस इज माई इन्वेंटरी, ठीक है। तो इस वाला पॉइंट पे एट y1 मैं क्या लिख सकता हूं कि इट इज एग्रीगेट डिमांड इज एक्चुअल, मैं एक्चुअल को एसी से लिखा, एक्चुअल कंजम्पशन प्लस एक्चुअल इन्वेस्टमेंट प्लस अनसोल्ड इन्वेंटरी एट y1। तो क्या पता, तो दिस इज माय एक्चुअल कंजम्पशन, दिस इज माय एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज माय अनप्लैंड या फिर अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है, ये हो गया। नाउ सिमिलरली अगर मैं ये वाला पॉइंट को पकड़ू, ये वाला पॉइंट एट y0, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सेस डिमांड हो रहा है, मतलब इकोनॉमी इतना प्रोड्यूस कर रहा है, इकोनॉमी इतना प्रोड्यूस कर रहा है, बट एक्चुअल में डिमांड कितना हो रहा है, इतना। तो एक्सेस डिमांड बना कि नहीं बना, बना, ठीक है। तो अब प्रोड्यूसर्स लोग क्या सोचेगा कि उन लोग के पास अनसोल्ड स्टॉक है। तो अनसोल्ड जब स्टॉक है तो वो लोग क्या करेगा, यहाँ ये वाला जो एक्सेस डिमांड है, ये वाला जो एक्सेस डिमांड है, वो लोग क्या करेगा कि वो लोग अपना जो इन्वेंट्री है उसको डिप्लीट करना लग जाएगा, ये लोग डिप्लीट करने लग जाएगा। तो यहां से भी हम लोग को समझ में आ सकता है कि जो प्लान्ड है, जो मेरा प्लान्ड है, दिस इज माय प्लान्ड एडी, मतलब ये मेरा प्लान्ड कंजम्पशन है और ये मेरा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो जो मेरा पूरा प्लान्ड एडी है वो भी फुलफिल हो रहा है, कब, जब मेरा एक्सेस डिमांड है, तो प्रोड्यूसर्स अपना अनसोल्ड स्टॉक यूज करते हैं। तो यहां से भी समझ में आता है कि वॉट एवर मे बी द जीडीपी विल ऑलवेज बी इक्वल टू माई एक्चुअल, क्योंकि या तो इधर उधर अनसोल्ड स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री हो सकता है या फिर उधर डिप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री हो सकता है, दो पार्ट हो सकते हैं। नाउ कम्स द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो इफेक्टिव डिमांड कहां पे है, देखिए इफेक्टिव डिमांड का पहले आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए। इफेक्टिव डिमांड इज द डिमांड फॉर द आउटपुट एज होल, आउटपुट एज होल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, एक्चुअल में और इफेक्टिव में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम लोग समझते हैं दो टू टर्म्स आर सिनोनिमस, बट एक्चुअली दे आर नॉट, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट। देखिए यहां पे क्या लिखा, आउटपुट एज अ होल। इस वाला पॉइंट से हम लोग समझ सकते हैं कि एक्चुअल में एडी एंड जीडीपी आर इक्वल, क्योंकि उधर अनसोल्ड स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक है, समझिए मेरा बात, अनसोल्ड स्टॉक है और यहाँ पे डिप्लीजन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक है, ये वाला दो पॉइंट है मेरे पास। बट इफेक्टिव डिमांड ये वाला पॉइंट होगा, हम लोग ये वाई को बोलेंगे इफेक्टिव डिमांड, बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम।
या फिर द डिमांड फॉर द आउटपुट एज होल, पूरा जो आउटपुट है उसी को ही हम लोग डिमांड कर रहे हैं. देयर इज नीदर अनसोल्ड स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी नॉट देयर इज डिप्लीशन ऑफ इन्वेंटरी. तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव डिमांड. इस पॉइंट को अब आप समझो कि why is effective demand the major cause of इक्विलिब्रियम या फिर मेजर कॉज ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड आउटपुट. समझिए मेरा बात. यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक्सेस डिमांड है और अनसोल्ड इन्वेंट्री है. ये वाला पार्ट, दिस इज द अनसोल्ड इन्वेंट्री. ठीक है, मैं लिख के दे देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आए. दिस पार्ट इज अनसोल्ड इन्वेंटरी, राइट. This is my unsold inventory. If you can see, guys. Unsold inventory. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अनसोल्ड इन्वेंट्री है. एज अ प्रोड्यूसर अगर मेरे पास अनसोल्ड इन्वेंट्री, उसका क्या मतलब है, मेरे पास प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, मेरा प्रोडक्शन मैं कम करने का कोशिश करूंगा कि मैं पहले से ज्यादा कम प्रोड्यूस करूंगा ना. तो मैं कम प्रोडक्शन करूंगा तो उसका क्या मतलब है, आई ले ऑफ लेबर्स. इफ आई ले ऑफ लेबर्स तो उसका क्या मतलब है कि मेरा लेबर कम होने लगेगा. लेबर कम होगा तो हर एक इंडिविजुअल का इनकम कम होगा. हर एक इंडिविजुअल का इनकम कम होगा तो उसके क्या होगा, उसका कंजम्पशन कम होगा. कंजम्पशन कम हुआ तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा. एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो आई स्लोली कम बैक टू माई इक्विलिब्रियम पॉइंट. आई स्लोली कम बैक टू माई इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे कोई भी अनसोल्ड स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं होगा, इन्वेंट्री नहीं होगा. वहां पे जितना प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही डिमांड हो रहा है. ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं फिर से बोला, क्या बोला, इफेक्टिव डिमांड. फिर यहीं से आप देखो कि यहां पे डिप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री हो रहा है. यहां पे क्या हो रहा है, डिप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री हो रहा है. ठीक है, यहां पे डिप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री हो रहा है. तो यहां पे डिप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री हो रहा है तो उसका क्या मतलब है कि हम लोग ये समझ सकता है कि अब प्रोड्यूसर्स लोग क्या करेगा, और ज्यादा इंप्लॉयमेंट करने का कोशिश करेगा, और ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा. और ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा. इंप्लॉयमेंट बढ़ा तो इनकम बढ़ेगा. इनकम बढ़ा तो कंजम्पशन बढ़ेगा. और कंजम्पशन बढ़ा तो मेरा क्या बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. तो धीरे धीरे हम लोग फिर से ई की तरफ चलने लगेंगे और हम लोग ई में ही जाके रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट है वही मेरा सोल्ड हो रहा है. वो कभी भी अनसोल्ड नहीं हो रहा है या फिर डिप्लीशन नहीं हो रहा है. जितना मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं उतना ही मेरा सेल हो रहा है. और इसी पॉइंट पे मेरा जो, सुनिए, ये शॉर्ट रन है तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे वाई ई मेरा जो इनकम है वहां पे आई कैन डिटरमाइन माई लेवल ऑफ व्हाट, माई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. यहां पे मैं लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि और ज्यादा इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, और ज्यादा इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा. और यहां से भी मैं लेवल ऑफ इंप्लॉयमेंट डिटरमाइन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि यहां से और ज्यादा इंप्लॉयमेंट घटेगा. बट इफेक्टिव डिमांड की वजह से, ये पॉइंट को मैं क्या बोल रहा था, इफेक्टिव डिमांड. इफेक्टिव डिमांड की वजह से मैं लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोल सकता हूं. मैं लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोल सकता हूं. तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कीन्स में डिमांड ड्राइव्स द इकोनॉमी. ठीक है, तो इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में क्या लिखा है, इन अदर वर्ड्स आउट ऑफ द वेरियस लेवल ऑफ डिमांड. देखिए वेरियस लेवल ऑफ डिमांड है, ये भी एक डिमांड, सॉरी, ये भी एक डिमांड है, 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 ये भी एक डिमांड है. वेरियस लेवल ऑफ डिमांड्स. द वन विच इज ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम विद सप्लाई. कौन सा पॉइंट सप्लाई के साथ इक्विलिब्रियम पे, ये वाला पॉइंट है सप्लाई के साथ इक्विलिब्रियम पे. ठीक है, द वन विच इज ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम विद सप्लाई इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड. तो ये वाला डिमांड जो कि तुम्हारे इक्विलिब्रियम में सप्लाई है, सप्लाई के साथ इक्विलिब्रियम पे है, इसी को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव डिमांड. तो आई होप आपका जो इफेक्टिव डिमांड वाला पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा. नाउ कम्स द मेजर चंक ऑफ एसकेएम. अब देखिए छोटा सा पार्ट है, मैं उसको सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट से भी आपको समझा देता हूँ. उससे ज्यादा क्वेश्चंस बनता नहीं है बट जस्ट सो यू नो कि बाद में आपका जब सेमेस्टर 4-5 में जाओगे, तब 3-4-5 में जाओगे, तब सेविंग्स विल प्ले अ मेजर रोल. तो सिमिलर टू दैट इसमें हम लोग लिखेंगे
व्हाइट से दिख रहा है, देख, SKM और क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट सेविंग। देखिए हम लोग को क्या पता है, नेशनल इनकम में हम लोग क्या पढ़े हैं कि सेविंग्स इज द लीकेज एंड इन्वेस्टमेंट इज माय इंजेक्शन। सेविंग्स क्या है, मेरा लीकेज है, और इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरा इंजेक्शन। व्हाट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी से अगर हम लोग तो हम लोग क्या बोले, सेविंग्स इज द लीकेज। लीकेज का मतलब मेरा सेविंग्स में अगर करूंगा तो इकोनॉमी से मैं पैसा को ले रहा हूं, वेयर एज इन्वेस्टमेंट में अगर करूंगा तो मैं इकोनॉमी में पैसा डाल रहा हूं, ठीक है। तो सेविंग्स इज माई लीकेज एंड इन्वेस्टमेंट इज माई इंजेक्शन, ठीक है। तो इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तो क्या बोला कि जितना मैं पैसा इकोनॉमी से ले रहा हूं उतना ही पैसा मुझे इकोनॉमी में डालना चाहिए, तभी ना इकोनॉमी मेरा इक्विलिब्रियम में होगा, हाँ या ना। जितना अगर लेट सपोज मैं 5 रुपया सेव कर रहा हूं तो इकोनॉमी को फिर से सेम लेवल पे लाने के लिए मुझे 5 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मेरा जो सेविंग्स है दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, सेविंग्स फंक्शन। अब देखिए, मैं जो इनकम कर रहा हूं दैट विल बी आइदर सेव्ड और कंज्यूम, आइदर सेव्ड और कंज्यूम। सो वाई को मैं लिख सकता हूं सेविंग्स प्लस कंजम्पशन या फिर कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो यहां से मुझे सेविंग्स मिल जाएगा, दैट इज वाई माइनस सी। तो इसका क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब कि पार्ट ऑफ इनकम नॉट यूज्ड फॉर कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन के लिए जो पार्ट मैंने यूज नहीं किया है उसको मैं क्या बोल सकता हूं, उसको मैं सेविंग्स बोल सकता हूं। और अगर आप देखो सेविंग्स इनकम के साथ कैसे चेंज होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो हम लोग ने क्या बोला था, चेंज को कैसे समझ में आता है हम लोग को, मैथमेटिकली इफ आई वांट टू नो व्हाट इज माय चेंज, रेट ऑफ चेंज क्या होगा उसको हम लोग कैसे समझते हैं, डेरिवेटिव से। तो अगर मेरा इनकम बढ़ा तो मेरा सेविंग्स कैसे बढ़ेगा, हाउ विल आई नो दैट, उससे मैं डेरिवेटिव करूंगा, किसको, ये वाला फंक्शन को। ये वाला फंक्शन को अगर मैं डेरिवेटिव किया तो उससे क्या मिलेगा, डी एस बाई डी वाई इक्वल्स टू क्या होगा, 1 - c प्राइम, ठीक है, 1 - c प्राइम होगा। दिस विल लाई बिटवीन योर, इसको हम लोग एस प्राइम से समझते हैं, एंड दिस विल लाई बिटवीन योर 0 and 1। अब समझिए ये वाला जो पॉइंट है ये एस प्राइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस प्राइम को बोलते हैं हम लोग एम पी एस, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका क्या मतलब है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका मतलब यही होता है इंक्रीज इन सेविंग्स ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। क्या मतलब कि जब मेरा इनकम बढ़ रहा है या फिर इनकम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से मेरा सेविंग्स कितना चेंज हो रहा है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एमपीएस से। उसका क्या होता है, एस प्राइम, एंड एमपीएस विल लाई बिटवीन 0 and 1। और एमपीएस को एक और चीज से लिख सकते हैं, 1 - b। 1 - सी प्राइम का क्या मतलब है आपका, 1 - एमपीसी, दैट इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये हम लोग ने पहले क्लास में पढ़ा हुआ था, ठीक है, ये हो गया। नाउ लेट्स सपोज कि हम लोग ने पहले मतलब नॉर्मल वाला में जो कि आपका एडी इक्वल टू सी प्लस आई वाला में हम लोग ने क्या पकड़ा था कि आई इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, बट इस वाला में हम लोग इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट नहीं रखेंगे, यहां पे हम लोग कहेंगे आई इज अ फंक्शन ऑफ वाई, आई इज अ फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, ये वाला करेंगे। और आई प्राइम
इज पॉजिटिव। आई प्राइम इज पॉजिटिव मतलब जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे ही मैं इन्वेस्ट करता रहूंगा, जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे मैं इन्वेस्ट करता रहूंगा। इसका क्या मतलब है कि इकोनॉमी में अगर मैं देखूं कि हाँ इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, ग्रो करने का क्या मतलब है कि इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा इनकम या फिर जीडीपी ज्यादा से ज्यादा जीडीपी जनरेट कर पा रहा है। सो मी बीइंग एन इन्वेस्टर मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही ग्रो करेगा। तो मैं क्या सोचूंगा टू लेट अस टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ, मैं इन्वेस्ट करने का कोशिश करूंगा, मैं पैसा इकोनॉमी में डालूंगा। सो दैट इज द रीजन वी टेक दैट डेल वाई या फिर चेंज इन इन्वेस्टमेंट और एमपीआई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सो ये आपका दो इक्वेशन बना। तो ये इस दो इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या पता था, सी वाई इक्वल्स टू सी वाई प्लस आई, ये तो मुझे पता था। ठीक है, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं y माइनस सी वाई इक्वल्स टू आई, और यहां से मैं लिख सकता हूं कि मैंने क्या बोला, व्हाट इज द सेविंग, सेविंग इज अ पार्ट ऑफ माय इनकम व्हिच हैज नॉट बीन यूज्ड इन कंजम्पशन। तो y माइनस सी वाई क्या होगा आपका एस वाई इक्वल्स टू आपका हो गया आई वाई। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन। मुझे क्या मिल गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसको अगर मैं और ज्यादा से डिराइव करूं तो सेविंग्स फंक्शंस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेविंग फंक्शन को मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ एस इज इक्वल्स टू एस बार प्लस एस इंटू वाई, वेर स्मॉल एस इज माई एम पी एस एंड कैपिटल एस बार इज माई ऑटोनोमस सेविंग्स। ठीक है, ये हो गया। और आई को मैं लिखता हूँ आई इक्वल्स टू आई बार प्लस आई ऑफ वाई, वेयर small I equals to MPI. It lies between 0 and 1. ठीक है, therefore S bar plus S of Y is equals to I bar plus I of Y। ठीक है, अगर मैं Y को एक जगह पे लेके आ जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, YE is equals to I bar minus S bar by S minus I। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ऊपर क्या हो गया, ये क्या पार्ट है मेरा, आई बार मतलब ऑटोनोमस पार्ट है, और नीचे मेरा कंजम्पशन वाला पार्ट है। तो इससे मेरा इक्विलिब्रियम क्या पता, इक्विलिब्रियम इनकम पता चल जाएगा। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब, जब मेरा सेविंग्स इज इक्वल टू माय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। इफ माई आई इज ग्रेटर देन माई एस, मतलब आई बार अगर ग्रेटर देन माई एस बार है, तो इसका क्या मतलब है, आई बार ग्रेटर देन माई एस बार एंड एस स्मॉल एस इज ग्रेटर देन माई आई, मतलब एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स इज मोर देन माई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे एक यूनिक पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये मैंने आपको क्या बोला, दीज इज द कंडीशन फॉर एग्जिस्टिंग यूनिक पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, एक यूनिक पॉजिटिव वैल्यू के लिए। अब लेट अस सपोज कि क्या होगा कि ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, इसका मैथमेटिकली मतलब क्या है। लेट अस सपोज कि आई या फिर आई सॉरी आई बार इज ग्रेटर देन एस बार। इसका क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग्स, दैट इज एक्सेस डिमांड है इकोनॉमी में। जब एक्सेस डिमांड है इकोनॉमी में तो प्रोड्यूसर्स क्या करेगा, तो प्रोड्यूसर्स क्या सोचेगा कि हम प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाए। प्रोड्यूसर्स क्या सोचेगा कि प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाए। तो प्रोडक्शन को कितना ज्यादा बढ़ाएगा, आई माइनस आई पर, मतलब कि तुम्हारा एक्सेस डिमांड के हिसाब से वो लोग प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, अब जब वो लोग एक्सेस डिमांड से प्रोडक्शन बढ़ा रहा है
तो उसमें क्या है, सेविंग्स हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, कि इनकम भी तो बढ़ रहा है ना, इनकम भी मेरा बढ़ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट एमपीएस भी आएगा कि माई मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, कि जब मेरा एक्सेस डिमांड हट रहा है तो ये क्या करेगा, इनकम को इंक्रीज करेगा। इनकम कैसे, कितना से इंक्रीज करेगा, आई माइनस एस से इनकम इंक्रीज करेगा। जब मेरा आई माइनस एस से इंक्रीज कर रहा है इनकम, तो इसका जो पार्ट है सेविंग्स भी करेगा, कोई ना कोई तो सेव भी तो करेगा। ठीक है, इसका पार्ट में कोई ना कोई सेव कर रहा है। नाउ फिर से समझिए, ये जब मेरा इनकम बढ़ रहा है, एक और पार्ट में मेरा क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। जब फिर से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, मेरा जो एक्सेस डिमांड है, मतलब इन्वेस्टमेंट थोड़ा और बढ़ जा रहा है। देखिए समझिए मेरा बात, ये था इन्वेस्टमेंट मतलब एक्सेस डिमांड ऐसे। तो इकोनॉमी में अब ये लोग क्या करने का कोशिश कर रहा है कि ये वाला जो गैप है, इस गैप को वो लोग मिटाने का कोशिश कर रहा है। अब इसको जब ये लोग मिटाने का कोशिश करेगा, तो इस गैप को, तो वो लोग क्या करेगा कि इनकम बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो इनकम बढ़ेगा। जब ये लोग इनकम बढ़ा रहा है, तो उससे थोड़ा मेरा सेविंग्स बढ़ा। ठीक है, अब जब मेरा सेविंग्स बढ़ा, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द एमपीआई की चेंज इन द इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन माई इनकम। तो एमपीआई भी थोड़ा बढ़ा। तो इसके मतलब क्या है कि टोटल कितना चेंज हुआ, एस माइनस आई, एस माइनस आई चेंज हुआ। सो दैट इज वाई वी आर राइटिंग टोटल एक्सेस डिमांड को हटाने के लिए हम लोग एब्सोल्यूट टर्म या फिर रिलेटिवली इतना चेंज हुआ है। तो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर माई इनकम, जो कि हम लोग पहले भी किया था 1 - बी वाला पॉइंट में, जो कि हम लोग फर्स्ट में लिखे थे। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ योर सेविंग्स पार्ट। ठीक है, और इसका डायग्राम बनेगा मोर और लेस ऐसे। अब समझिए स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, कि डेरिवेटिव ऑफ माई व्हाट, ऑफ माई एक्सेस सप्लाई, डेरिवेटिव ऑफ माई एक्सेस सप्लाई शुड बी पॉजिटिव। मतलब जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा, एक्सेस सप्लाई भी वैसे वैसे बढ़ना चाहिए, वैसे वैसे बढ़ना चाहिए। तो लेट सपोज y1 है मेरा, y1 में क्या हो रहा है मेरा, y1 में मेरा क्या है, एक्सेस डिमांड है, हाँ या ना, एक्सेस डिमांड है y1 में। और अच्छा ठीक है, उससे भी इजी से पहले इस वाला पॉइंट पर कि y2 पकड़ते हैं। y2 में क्या है, मेरा क्या है, एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि जब मेरा इनकम बढ़ रहा है, एक्सेस सप्लाई भी बढ़ रहा है, हाँ या ना। जब मेरा इनकम बढ़ रहा है, पहला पार्ट थोड़ा, एक सेकंड सॉरी, कि जब मेरा इनकम बढ़ रहा है, एक्सेस सप्लाई भी बढ़ रहा है। एंड जब मेरा इनकम कम हो रहा है, एक्सेस सप्लाई भी कम हो रहा है, हाँ या ना। तो एक्सेस डिमांड आ रहा है, मतलब एक्सेस सप्लाई भी कम हो रहा है। तो यही मेरा हो जाता है स्टेबिलिटी कंडीशन, जहां पे एक्सेस सप्लाई विल इंक्रीज एज माई इनकम इंक्रीजेस एंड एक्सेस सप्लाई विल डिक्रीज एज माई डिमांड डिक्रीजेस। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। नाउ कम्स वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। देखिए सप्लाई वाला पार्ट मैंने उतना ज्यादा इन डिटेल आपको समझाया नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है। बट what comes next is the most important part, that is my paradox of thrift. पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को हम लोग एक और चीज से बता सकते हैं, एक्सोजेनस इंक्रीज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट ऑफ सेविंग। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब देखिए क्या मतलब है, सेविंग्स का क्या फॉर्मूला था, एस बार प्लस एस इंटू वाई। यहाँ पे ये वाला पार्ट था आपका ऑटोनोमस सेविंग्स। अब एक्सोजेनस का क्या मतलब है, एक्सोजेनस मतलब आउट ऑफ द मॉडल, कि एस बार पहले 5 था, अब उससे 6 हो गया। ठीक है, तो इसका डायग्राम पहले बना लेते, डायग्राम से ही मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये है आपका डायग्राम। देखिए
यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज हम लोग थोड़ा सा इसका ऑपोजिट करने वाले हैं। देखिए हम लोग को क्या पता है कि जब किसी भी चीज का कोई भी ग्राफ का डिमांड इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है तो कौन कहाँ शिफ्ट होता है, राइट वर्ड शिफ्ट होता है, राइट। बट यहाँ पे जब सेविंग्स इंक्रीज होगा उसका क्या मतलब है, वो कौन सा जगह पे शिफ्ट करेगा, दैट विल शिफ्ट अपवर्ड्स, दैट विल शिफ्ट अपवर्ड्स। SS1 which is S bar 1 plus S dot 1। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्यूशन दे देता हूँ क्यों होता है। देखिए पहले इस इनकम लेवल पे मैं इतना सेव करता था, अब वही सेम इनकम लेवल पे मैं इतना सेव कर रहा हूँ तो मेरा सेविंग्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये समझ लीजिए तो। अब देखिए सेविंग्स इंक्रीज हुआ, ऑटोनोमस पॉइंट ऑफ द मतलब एस बार मेरा इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से हम लोग को क्या पता इक्विलिटी इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, जहां पे मेरा ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि मेरा इक्विलिब्रियम इनकम है वो तो डिक्रीज कर गया, जैसे कि मैंने सेव करने का कोशिश किया, आई ट्राई टू सेव मोर, बट मैं देख रहा हूं मेरा इनकम और कम हो गया। ठीक है, अब जब मेरा इनकम कम हो गया मैं क्या करूंगा, फिर से मेरा जो कंजम्पशन वाला पार्ट था लेट सपोज वो मेरा कांस्टेंट है, मेरा कंजम्पशन वाला पार्ट कांस्टेंट है, अब मेरा इनकम कम हो गया है तो मेरा सेविंग्स भी अब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पहले मेरा इनकम था 100 रुपया और वहां से मैं 40 रुपीज मैं कंज्यूम कर रहा था तो मेरा सेविंग्स कितना था 60। ठीक है, सेविंग्स 60 था। नाउ सिंस आई हैव इंक्रीज्ड माय सेविंग्स लेट सपोज, अब मैं क्या कर रहा हूं 30 कंज्यूम कर रहा हूं और मैं 70 सेव कर रहा हूं। ठीक है, इसकी वजह से सिंस आई एम सेविंग मोर नाउ मेरा इनकम क्या हो गया, कम हो गया, और लेट सपोज मेरा कंजम्पशन सेम था 30। अब आप देख पा रहे हो कि मेरा जो सेविंग्स था वो कम हो गया, पहले से सेविंग्स कम हो गया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कि मतलब एज आई एम ट्राइंग टू सेव मोर लेटर ऑन आई सेव लेस, मतलब जैसे जैसे मैं ज्यादा सेव करने की कोशिश करता हूं धीरे धीरे मैं सेविंग्स को और ज्यादा कम होने लगता है। इसका डायग्राम फटाफट बना लीजिए। देखिए आपको इधर एक चीज मैं बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारा बुक्स में ना आपका सेविंग्स फंक्शन ऐसे नहीं लिखा होता है, सेविंग फंक्शन ऐसे लिखा होता है एस इक्वल्स टू माइनस एस प्लस एस ऑफ वाई। अब ये माइनस एस बहुत बार लिखा होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द ऑटोनोमस कंपोनेंट ऑफ योर कंजम्पशन। हम लोग क्या पढ़े थे कि जब मेरा कंजम्पशन मतलब इनकम जीरो है, जब मेरा इनकम जीरो है तब मेरा फिर भी मैं एक पार्ट ऑफ मैं कंज्यूम करता हूँ, हाँ या ना। तो वो वाला पैसा कहाँ से मिलता है मुझे, वो वाला पैसा मुझे मिलता है इस पार्ट से, ये वाला सेविंग से। तो बहुत जगह आपको मिलेगा कि एस इज नेगेटिव, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो आपका वाई ई क्या बनता है, वाई बनता है आई बार प्लस एस डिवाइडेड बाई एस माइनस आई। ठीक है, बहुत जगह ये आपको डायग्राम मिल जाएगा, मतलब बहुत जगह आपको इस इक्वेशन से भी दिखा सकता है, तो उसमें आपको घबराने का कोई बात नहीं है, दोनों एक ही इक्वेशन है बट माइनस और प्लस है, तो उस हिसाब से समझ लीजिएगा। मतलब आप हर एक डायग्राम पे आप उधर माइनस से भी लिख सकते हैं बट स्टेबिलिटी कंडीशन जैसा है वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे आप एक माइनस डाल सकते हो, यहाँ पे भी माइनस डाल सकते हो, बट वेन यू आर डूइंग माइनस ओवर देयर ना, तो आप अपना इंटरसेप्ट पॉजिटिव नहीं लोगे, तब आप इंटरसेप्ट ऐसे नेगेटिव से लोगे। याद रखना पड़ेगा कि ये जो एस है ये मेरा पॉजिटिव इंटरसेप्ट है इसलिए मैं इधर से पॉजिटिव ले रहा हूं, बट जब आप इधर माइनस ले लोगे ना तो डायग्राम में आपको नेगेटिव इंटरसेप्ट से ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आपको अच्छे से ख्याल रखना है। तो एट इक्विलिब्रियम हमें क्या पता है, s which is a function of y comma mu is equals to I which is constant। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो डेल s बाई डेल y इंटू डी वाई प्लस डेल s बाई डेल म्यू इंटू डी म्यू इज इक्वल्स टू जीरो क्योंकि कांस्टेंट है। अब डेल s को मैं ऐसे लिख सकता हूँ s ऑफ y प्लस डी वाई प्लस s ऑफ म्यू इंटू डी म्यू इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि एस वाई डी वाई
इज इक्वल्स टू एस म्यू डी म्यू, तो डी वाई बाई डी म्यू मैं लिख सकता हूँ एस म्यू बाई एस वाई, ठीक है, एस म्यू बाई एस वाई विच इज नेगेटिव। ठीक है, इतना हम लोग को समझ में आ गया एस म्यू बाई एस वाई। अब समझिए, ये तो एक क्वेश्चन आ गया कि चेंज ऑफ माय इनकम ड्यू टू चेंज इन माय लेवल ऑफ डिजायर विल बी माय नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ एस ऑफ वाई कॉमा म्यू। ठीक है, इसको अगर मैं डेरिवेटिव करूँ, टोटल डेरिवेटिव, तो इसका क्या होगा, डी एस इक्वल्स टू डेल एस बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल एस बाई डेल म्यू डी म्यू। ठीक है, तो मैं डेल एस को लिख सकता हूँ ऐसे, डेल एस इज इक्वल डेल्टा एस इक्वल्स टू एस वाई डी वाई प्लस एस म्यू डी म्यू। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लेट्स सपोज मैं ये डी म्यू को कॉमन ले लेता हूँ, तो डी एस बाई डी म्यू इज इक्वल्स टू एस वाई डी वाई बाई डी म्यू प्लस एस म्यू। और डी वाई बाई डी म्यू अगर मैं ये वाला चीज को यहाँ पे लेके आता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो क्या होगा, डी एस बाई डी म्यू is equals to sy into minus of su by sy plus s of mu। ये पूरा एक चीज हो गया, और इसको मैं काट दिया और ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो क्या होगा, चेंज इन माय सेविंग्स होगा जीरो। तो व्हाट डज दिस मीन, दैट चेंज इन सेविंग्स ड्यू चेंज इन डिजायर टू सेव इज जीरो। मतलब अगर मेरा डिजायर टू सेव हुआ, अगर मुझे डिजायर टू सेव मेरे को हुआ कि मैं और ज्यादा डिजायर करूंगा, अकॉर्डिंग टू द वीक पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, मेरा कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, सेविंग जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। ये था आपका वीक पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, बहुत इजी सा डायग्राम है। यस यस, सेविंग्स कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट आपका आई बार हो गया, और सिंस मैं इधर भी नेगेटिव से ले रहा हूँ तो ऐसे एक जाएगा s विच इज द फंक्शन ऑफ y नॉट एंड म्यू नॉट। मेरा डिजायर बढ़ गया, उसकी वजह से मेरा सेविंग्स भी बढ़ जाएगा, शिफ्ट होगा, यहाँ पे होगा s, ये हो जाएगा आपका s विच इज द फंक्शन ऑफ y नॉट कॉनम म्यू वन, कि मेरा सेविंग्स इंक्रीज हुआ है। नाउ यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यहाँ पे मेरा वाई ई था पहले, अब यहाँ पे आएगा मेरा न्यू वाई ई। देखिए, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ये नहीं बोलता है कि इनकम चेंज नहीं होना चाहिए, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ये बोलते हैं कि सेविंग्स घटना नहीं चाहिए, या फिर सेविंग्स डिक्रीज हो रहा है, आप जितना पहले सेव करने की कोशिश कर रहे थे आप उससे कम सेव कर रहे हो। ठीक है, वो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट समझाता है। समझिए, जबकि मेरा यहाँ पे इनकम था, ये पहले मेरा इक्विलिब्रियम था, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट पहले इक्विलिब्रियम था। अब सिंस मेरा डिजायर टू सेव बढ़ गया है, तो ये मेरा नया वाला सेविंग्स फंक्शन हो गया, और मैं इधर देख रहा हूँ कि एक्सेस सेविंग्स हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सेस सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट इतना तक है, सेविंग्स इतना तक है, तो ये तो मेरा एक्सेस सेविंग्स हो गया। अब जब मेरा एक्सेस सेविंग्स हो गया तो मुझे क्या होगा, मुझे सेविंग्स कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, उसके लिए क्या होगा, मेरा इनकम भी कम होगा, इनकम भी क्या होगा, कम होगा। तो इनकम जब कम हो रहा है तो मेरा सेविंग्स भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से आई विल कम टू दिस पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों पार्ट फिर से इंटरसेक्ट किया, बट एट दिस न्यू लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ऑल्सो मेरा जो सेविंग्स है वो जैसा का वैसा ही था जब मेरा ई वाई वाई ई था, rather देन वाई ई वन। तो आप लोग ये समझ गए कि वीक पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है। ठीक है, अब आता है स्ट्रॉन्ग पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट।
मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है और आपको अच्छे से डायग्राम विथ डेरिवेशन दिखाना पड़ेगा। अब देखिए स्ट्रॉन्ग पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या बोलता है। इट स्टेट्स दैट एन increase in desire to save causes a fall in the level of equilibrium savings एंड इसका इन्वेस्टमेंट का, दोनों का ही फॉल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एस इज क्या बोला था, फंक्शन ऑफ इनकम कॉमा म्यू, म्यू वेयर म्यू इज अ डिजायर, और अब हम लोग ये मान के चलेंगे कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, ये हम लोग को पता है। और आई किस पे लाई करता है, आपका 0 और 1 के बीच में। आई किस पे लाई करता है, 0 और 1 के बीच में। और एस भी किसके लाई करता है, 0 और 1 के नीचे। ये तो पता है ना, एमपीएस। और ये हो गया आपका एमपीआई। ठीक है, ये तो हम लोग को पता ही है। ठीक है, तो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एस वाई कॉमा म्यू इज इक्वल्स टू आई ऑफ वाई। ठीक है, क्या करें, टोटल डिफरेंशिएटिंग, टोटली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो इससे क्या हो रहा है मेरा, डेल एस बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल एस बाई डेल म्यू इंटू डी म्यू इज इक्वल टू डेल आई बाई डेल वाई इंटू डी वाई। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एस ऑफ वाई इंटू डी वाई प्लस एस ऑफ म्यू इंटू डी म्यू इक्वल्स टू आई ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, ये मैं इसको छोटा कर दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डी म्यू। तो क्या होगा ये मेरा, एस वाई डी वाई बाई डी म्यू इंटू प्लस एस म्यू इक्वल्स टू आई वाई डी वाई बाई डी म्यू। तो आपका एस म्यू क्या निकला, आई वाई माइनस एस वाई डी वाई बाई डी। ठीक है, ये निकला, ये आपका निकला। तो आपका डी वाई बाई डी म्यू क्या निकला, का ये निकला एस म्यू बाई आई वाई माइनस एस वाई। ठीक है, जो कि आपका नेगेटिव होएगा। अब नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि आई वाई इज लेस देन एस वाई, ये इसलिए कि इन्वेस्टमेंट मतलब एमपीआई विल बी लेस देन माई व्हाट, सेविंग्स, एमपीएस। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। ये देख लीजिए फटाफट एक बार। ये क्यों होगा, ये तो हम लोग को पता है ना, स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए हम लोग ने यहाँ लिखा था, ये वाला स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए। ये स्टेबिलिटी कंडीशन में हम लोग लिखे थे ना, ये वाला पॉइंट कि एस एस ऑफ आई इज ग्रेटर देन आई, मतलब स्टेबिलिटी के लिए यूनिक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, वरना नहीं आएगा। तो उसी को ही तो मैंने इधर करके इसको नेगेटिव बना दिया। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ देखिए, हम लोग को अब क्या चाहिए, चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन माई म्यू। तो एस इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई कॉमा म्यू। तो डी एस क्या होगा मेरा, डी एस बाई डी म्यू क्या होगा, तो ये होगा आपका एस वाई इंटू डी वाई बाई डी म्यू प्लस एस म्यू। ये मैंने स्टेप जंप किया यहाँ से, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मैंने स्टेप जंप किया। यहाँ से मैंने डायरेक्ट यहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेप जंप किया।
ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसमें आपको क्या आएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट बैठा देंगे एस ऑफ वाई इन टू आई वाई बाई, सॉरी ये आपका एस म्यू, एस वाई इंटू एस ऑफ म्यू बाई आई वाई माइनस एस वाई प्लस एस म्यू. What will be this? This will basically be S mu into Sy by Iy minus Sy, which is negative. Which is negative. तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, और ये वाला भी कैसे आया मेरे पास, एक और चीज दिखा देता है, आई का आई इक्वल्स टू आई वाई हो गया, तो टोटल डेरिवेटिव के डी आई इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, आई वाई इंटू डी वाई, तो डी आई बाई डी म्यू क्या होगा मेरा, आई वाई इंटू डी वाई बाई डी म्यू, तो आई वाई क्या है मेरा, एस म्यू बाई आई वाई माइनस बाई, आई वाई को मैंने यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया तो ऊपर मेरा आई वाई आ गया, ये हो गया आपका, सॉरी, ठीक है, तो ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला भी नेगेटिव, तो पूरा नेगेटिव बन गया, ठीक है, ऊपर वाला तो नेगेटिव ही है क्योंकि वो तो कंडीशन है ना मेरे एक तो, कि एस इज ग्रेटर, एस ऑफ आई इज ग्रेटर देन आई, मतलब एमपीएस इज ग्रेटर देन एमपीआई, तो इसीलिए, ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका भी डायग्राम सिंपल है, यहाँ पे देखिए सेविंग्स मेरा नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैं एस को माइनस से ले रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट मेरा ऐसे है, एस आई आई, ठीक है, और डिजायर टू सेव बढ़ जा रहा है तो ऐसे हो जा रहा है, तो आप खुद ही देख पाओगे कि जब मेरा वाई ई था तब मैं सेव कितना कर रहा था, इतना, अब जब मेरा वाई ई कम हो गया क्योंकि मेरा डिजायर टू सेव बढ़ गया, वाई ई वन हो गया, तो क्या हो गया, ये जब मेरा म्यू इज इक्वल्स टू म्यू वन और यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट, सेम डेरिवेशन है, ठीक है, ऊपर वाला जैसा ही है, बट ऊपर वाला जैसा ही है, यही ऐसे ही लिखना है आपको, तो उसको मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, सेविंग्स डिजायर ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिजायर टू सेव, माय एक्चुअल सेविंग्स डिक्रीजेस, ठीक है, फटाफट ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, और आज का लास्ट पार्ट है आपका 3 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, अब देखिए आपको ना मॉडल समझा दे रहा, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा दे रहा, मेन मेन जो सब क्वेश्चंस बनते हैं वो समझा, 3 सेक्टर मॉडल में कौन कौन आ जाता है आपका, एक और चीज ऐड हो जाता है, दैट इज माय गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट आ जाता है, तो एडी विल बी व्हाट, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई बार प्लस जी, ठीक है, जी बार हो गया, जी इज माय गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, जी इज माय गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो 3 सेक्टर मॉडल हम लोग जब नेशनल इकोनॉमी में पढ़ते थे तो गवर्नमेंट में आता, तो गवर्नमेंट को हम लोग क्या देते थे, टैक्सेस, और गवर्नमेंट उसके लिए हम लोग को क्या देता था, सब्सिडीज, ठीक है, फॉर्म्स को सब्सिडी देता था और हम लोग से टैक्सेस लेता था, नाउ ये जो मेरा कंजम्पशन फंक्शन है ये अब चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज होगा, ए प्लस बी वाई माइनस टी, ये वाई माइनस टी मेरा क्या है, डिस्पोजेबल इनकम, इसका क्या मतलब, मैं तो टैक्स भर रहा हूं ना गवर्नमेंट को, मेरा इनकम टैक्स जा रहा है, तो लेट्स सपोज मेरा 100 रुपया इनकम था, उसमें से मैं 30% टैक्स दे देता हूँ, 70 रुपया, इस 70 रुपया से तो मैं कंज्यूम करूंगा ना, तो वो जो 70 रुपया है मेरे पास, दैट इज व्हाट वी कॉल डिस्पोजेबल इनकम, तो आपको ये समझना पड़ेगा, सिंस इट्स अ 3 सेक्टर मॉडल, यहाँ पे आपका जी ऐड होगा, मतलब आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऐड होगा, और आपका टी ऐड होगा, मतलब आपका टैक्सेस ऐड होगा, ठीक है, अब देखिए मैं यहां से इसको ड्रॉ कर अच्छे से, कि ये क्या होगा, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी बार, ठीक है, इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई माइनस टी बार प्लस टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार,
वेयर टी क्या है मेरा, टी बार इज माई लमसम टैक्स, मतलब परसेंटेज नहीं, लमसम एक टैक्स ले लिया। टी आर क्या है मेरा, ट्रांसफर रिजर्व्स, मतलब गवर्नमेंट देता है ना कभी कभी लोगों को ट्रांसफर ट्रांसफर रिजर्व, उसका हम लोग ये पढ़े थे वो उसमें नेशनल इनकम में पढ़ेंगे ट्रांसफर रिजर्व्स। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला जो लमसम टैक्स है, और कैसे टैक्स हो सकता है, टी वाई, दैट इज, सॉरी, टी वाई बोल के भी एक टैक्स होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल, कि जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा मेरा टैक्स भी वैसे बढ़ेगा। ठीक है, ये तीनों पार्ट हो गया। अब देखिए मुझे कैसे मिलेगा, y इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई माइनस बी टी बार प्लस बी टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार। ठीक है, तो y माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस बी टी बार प्लस बी टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार। इसको मैं डिनोट करता हूँ ए, मतलब ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। वाई स्कॉट ऑटोनॉमस, कहीं पे इस पूरा जो सीक्वेंस है फंक्शन है उसमें कहीं भी आपका वाई नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो इसको मैं लिखूंगा वाई ई इक्वल्स टू ए बार बाई वन माइनस। ठीक है, ए बार वन माइनस, ये मेरा इक्वल, तो ये भी आपको दिख रहा है मोरलेस सेम ही है आपका टू सेक्टर मॉडल में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये मेरा हो गया, तो ये था मेरा इक्विलिब्रियम इनकम के लिए। अब आता है मेन पार्ट जो कि आपका बजट सरप्लस। ठीक है, बजट सरप्लस क्या है कि मैंने गवर्नमेंट जितना बजट मतलब जितना उसका इनकम हुआ है उससे कम उसका एक्सपेंडिचर हुआ है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कौन कौन सा होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया या फिर ट्रांसफर रिजर्व ने पैसा दिया, और उसका इनकम कौन सा है, टैक्सेस। तो उसका क्या मतलब है, बी एस बजट सरप्लस इक्वल्स टू टैक्स माइनस टी आर माइनस जी बार। ये जब मेरा पॉजिटिव है तो उसको क्या बोलूंगा मैं, बजट सरप्लस। ठीक है, ये हो गया। अब केस टू पकड़ते, ये था आपका केस वन जहां पे हम लोग ने क्या पकड़ा था, लमसम टैक्स, लमसम टैक्स। और केस, और एक और होता है y इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई माइनस टी वाई प्लस टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, टी वाई ले रहे हैं, तो इसका क्या होगा, y इक्वल्स टू आपका ए प्लस बी वन माइनस टी वाई प्लस बी टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार। इन दोनों से मैंने कॉमन लिया, इन दोनों में से, इन दोनों में से मैंने कॉमन लेके ये वाला लिखा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, y माइनस बी माइनस टी वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार। इसको सेम मैं ए बार से ऑटोनोमस से डिनोट करूँगा। तो अब देखिए y क्या हो गया, वन माइनस बी वन माइनस टी इक्वल्स टू ए बार। तो वाई ई मेरा क्या बना, ए बार डिवाइडेड बाई वन माइनस बी वन माइनस टी। ठीक है, तो दिस इज माई इक्विलिब्रियम इनकम व्हेन देयर इज प्रोपोर्शनल टैक्स, व्हेन देयर इज प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब टी वाई, मतलब इनकम बढ़ेगा तो मेरा टैक्स भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे मेरा बजट सरप्लस क्या होगा, बजट सरप्लस विल बी टी वाई माइनस टी आर माइनस जी वाई व्हेन इट इज पॉजिटिव। ठीक है, इतना समझ में आ गया बजट सरप्लस क्या होने वाला है। देखिए सिंपल मॉडल विद टू केस में हम लोग क्या पढ़े थे, मल्टीप्लायर क्या था, मल्टीप्लायर क्या था हम लोग का, मल्टीप्लायर क्या मिला था हम लोग को, वन बाई वन माइनस बी विच इज वन बाई वन माइनस एम पी सी विच इज वन बाई एम पी एस।
ये था मेरा मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का क्या मतलब था कि मेनी राउंड्स हो रहा था। कैसे मेनी राउंड्स हो रहा है, फिर से एक बार स्मॉल से समझा देते हैं कि जब मेरा लेट सपोज मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जब बढ़ा उसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा। देखिए समझाते हैं। लेट सपोज इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो क्या हुआ, मेरा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गया। एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स क्या समझेगा कि मेरा इनकम बढ़ाना चाहिए, ठीक है, इनकम बढ़ाना चाहिए, उसके लिए क्या हो गया, मेरा कंजम्पशन बढ़ गया। कंजम्पशन बढ़ गया तो उसके से क्या हो गया, फिर से मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया। एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया तो उसके से क्या हो गया, फिर से मेरा इनकम बढ़ेगा। तो ये जो राउंड है, मेनी राउंड्स चलता है, ऐसे बहुत राउंड्स चलता है। तो ये राउंड को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। कि अगर एक बार कोई भी या तो मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन बढ़ा या तो मेरा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो कितना राउंड्स, कितना बार, हाउ मेनी मल्टीपल टाइम्स विल माई इनकम इंक्रीज, उसको मैं कैसे समझाता हूं, मल्टीप्लायर के थ्रू। ठीक है, तो अब आता है आपका मेन जो डेरिवेशन आते हैं आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 दैट इज माई लमसम टैक्स मल्टीप्लायर। तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, हम लोगों को क्या पता है, y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, और लमसम है तो उसका क्या मतलब है, t होगा, t बार होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, y इक्वल्स टू a प्लस बी वाई माइनस टी बार प्लस आई बार प्लस जी बार। यू कैन और यू कैन मतलब यू मे और यू मे नॉट राइट टी आर। टी आर आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, बिकॉज टी आर आपको ऑटोनोमस पार्ट में ही पड़ेगा। तो इफ समवन सेज कि आप टी आर को ऐड करना है बाद में, तो यू कैन जस्ट राइट ए बार प्लस टी आर, तो यू कैन राइट दैट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, इजी होता है। तो ये क्या होगा, y इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई माइनस बी टी बार प्लस आई बार प्लस जी बार। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या लेना है, मल्टीप्लायर, मतलब चेंज इन माय इनकम ड्यू टू द चेंज इन द क्या, टैक्सेस। ठीक है, तो इसका मैं क्या करूं, टेकिंग टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव लेने से बाद क्या हो रहा है मेरा, अच्छा, टोटल डेरिवेटिव लेने के पहले भी आप एक काम कीजिए, ये लिख लीजिए y माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस बी टी प्राइम टी बार प्लस आई बार प्लस जी बार। अब लेती है टोटल डेरिवेटिव, टेकिंग टोटल डेरिवेटिव। अब क्या हो रहा है, टोटल डेरिवेटिव ले रहा हूं तो उसका क्या होगा, डी वाई माइनस बी डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी डी टी बार। क्या समझे कि ये सब तो मेरा कांस्टेंट है, ये ए बार आई बार जी बार ये तीनों तो कांस्टेंट है, तो इन तीनों का डेरिवेटिव, तीनों का चेंज क्या होगा, जीरो ही ना होगा। सी का भी अगर कोई भी कांस्टेंट का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो उसका क्या होगा, चेंज होगा। या फिर कोई भी कांस्टेंट का अगर मैं चेंज लेता हूं, कोई भी कांस्टेंट का चेंज कभी होता है, कोई भी कांस्टेंट का कभी चेंज नहीं हो सकता है, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, जीरो ले लिया, तो ये तीनों पार्ट जीरो हो गया। एंड हम लोग क्या समझे, चेंज इन इनकम ड्यू टू द चेंज इन माई व्हाट, चेंज इन माई इनकम। तो इसलिए हम लोग डीटी ले रहे हैं, चेंज मतलब टैक्सेस चेंज हुआ है, लमसम टैक्स चेंज हुआ है, इसलिए हम लोग डीटी लिया और बाकी सब कुछ जीरो पकड़ लिए। ठीक, तो इसमें से dy को कॉमन ले लिए, तो dy 1 - b इक्वल्स टू माइनस बी डी टी। तो dy बाई डी टी क्या हो गया मेरा, माइनस बी 1 माइनस। तो इसका क्या मतलब है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन लमसम। तो इसका क्या मतलब है, अगर मेरा टैक्स बढ़ा, अगर मेरा टैक्स बढ़ा तो इक्विलिब्रियम इनकम इसके प्रोपोर्शन से, सॉरी, इसके प्रोपोर्शन से डिक्रीज करेगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके प्रोपोर्शन से मेरा इनकम घटेगा। इनकम क्या होगा, घटेगा इसके प्रोपोर्शन से। ठीक है, सिमिलरली प्रोपोर्शनल के लिए, प्रोपोर्शनल के क्या होगा, y इक्वल्स टू सी प्लस आई आई बार प्लस जी बार।
तो y क्या हो गया, a प्लस बी वाई माइनस टी वाई प्लस आई बार प्लस जी बार। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, y माइनस बी वाई इक्वल्स टू a माइनस टी बी वाई प्लस आई बार प्लस जी बार। टेकिंग टोटल डेरिवेटिव, तो क्या होगा ये y माइनस बी, सॉरी डी वाई, वाई माइनस बी डी वाई dy is equal to minus t b dy minus minus b by dt। ये क्या होगा, ये दो बार डेरिवेटिव होगा, कौन सा वाला पार्ट, ये बार, कि एक बार मैं b को कांस्टेंट पकड़ा, फिर मैंने y t को कांस्टेंट पकड़ा, तो उसी का पूरा डेरिवेटिव ये है। ठीक है, एक बार मैंने t को कांस्टेंट पकड़ा, फिर मैंने b को कांस्टेंट पकड़ा, यहाँ पे मैंने इसको एक बार y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, एक बार t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। ठीक है, और b तो मेरा कांस्टेंट है, तो वैसे ही लगा एम पी सी है मेरा b, तो वो तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो एक बार t के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट में मैंने डेरिवेटिव किया, तो ये हुआ। तो अगर मैं पूरा dy को कॉमन ले लूँ तो क्या हो गया, 1 माइनस बी प्लस बी टी इज इक्वल्स टू माइनस बी वाई डी टी। तो बी वाई बाई डी टी क्या होगा आपका, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो गया मेरा, माइनस बी वाई बाई 1 माइनस बी प्लस बी टी, जो कि फिर से नेगेटिव हो गया। तो इससे भी क्या समझ में आ रहा है, जैसे जैसे मेरा टैक्स बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनल टैक्स बढ़ रहा है, मेरा इनकम कैसे चेंज होगा, मेरा इनकम ऐसे चेंज होगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। और आज का लास्ट, एकदम लास्ट, लास्ट इज माय बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, और आपका आई गेस ये सिलेबस का भी लास्ट है, बीबीएम। बैलेंस बजट मल्टी, बीबीएम में क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है, मेरा जो जी और टी है वो सेम होता है। जी और टी क्या होता है, मेरा सेम होता है, सॉरी डी जी और डी टी मेरा सेम होता है। मतलब चेंज इन माय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू माय चेंज इन माय टैक्सेस, मतलब जितना मैं टैक्स इंक्रीज कर रहा हूँ उतना ही मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कर रहा हूँ। ये मेरा एक assumption है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, y इक्वल्स टू सी प्लस आई बार प्लस जी बार। ठीक है, तो c क्या हो गया, a प्लस बी वाई माइनस टी बार प्लस आई बार प्लस जी बार। टेकिंग टोटल डेरिवेटिव, तो ये क्या होगा, डी वाई इक्वल्स टू बी डी वाई माइनस डी टी प्लस आई प्लस डी जी। अब मैंने क्या बोला, डी जी एंड डी टी आर इक्वल, डी जी एंड डी टी आर इक्वल, तो क्या कर सकता हूँ मैं, डी वाई 1 माइनस बी इक्वल्स टू, यहाँ पे से तो मैंने डी टी को, लेट सपोज मैं डी टी को कॉमन ले लेता हूँ, तो बी माइनस बी डी जी प्लस डी जी। ठीक है, और डी आई तो मेरा कांस्टेंट है तो हट ही जाएगा, तो उससे क्या हो, डी वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी, सॉरी स्टेप जंप कर लिया उसके लिए सॉरी, डी वाई 1 माइनस बी इक्वल्स टू 1 माइनस बी डी जी। तो ये दोनों कट गया, तो क्या होगा, डी वाई बाई डी जी क्या हो गया मेरा, 1 आ गया, हाँ या ना। तो इसका क्या मतलब है, एज माई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज माई इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज इन अ कॉन्स्टेंट रेट। उसका क्या मतलब है
इसका मतलब है कि इनकम विल इंक्रीज बाय द सेम रेट एज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। मतलब अगर 5 रुपया से मेरे गवर्नमेंट 5 रुपया से अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया तो उसके वजह से क्या होगा, मेरा इनकम भी 5 रुपया से ही बढ़ेगा। एंड बाई चांस अगर आपको एग्जाम में दे दे कि पूछ ले कि dy बाई डी जी क्या होता है, dy बाई डी जी, यहाँ पे तो आप लोगों ने हर जगह पे ये लमसम टैक्स में भी हम लोग ने क्या किया, dy बाई डी टी किया है ना। तो बाई चांस अगर आपको कभी दे दे तो उसका ये होता है आपका 1/1 हो जाता है। क्यों होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इधर से ही समझा देता हूँ कि ये कांस्टेंट है, ये बाहर हट जाएगा, ये भी बाहर हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, बस डी जी बचेगा। ठीक है, तो डी टी की जगह या डी जी बचेगा और ये तो पूरा हट जाएगा। तो इधर क्या होगा, 1 - बी जैसा हो गया और उधर डी जी हुआ, तो डी जी को मैं इधर लेके आ गया तो इधर 1/1 - बी ही होगा। ठीक है, ये आप प्रूफ खुद से प्रूफ कर सकते हो, जैसे जैसे था सिंपल था कि अगर मुझे बोल दिया कि व्हाट इज माई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, तो उसका ये फॉर्मूला है। तो आपके पास बेसिकली 4 मल्टीप्लायर है, लमसम, प्रोपोर्शनल, बीबीएम, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर और एकदम फर्स्ट सिंपल मल्टीप्लायर, फिर ऑटोनोमस का एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये चारों का मल्टीप्लायर का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशंस दे देता है और ऊपर सबका पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट से ये क्वेश्चन दे देता है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, व्हाट इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, वीक पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, या फिर आपका स्ट्रॉन्ग पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। वो सेविंग से बहुत ही कम क्वेश्चंस आता है, बहुत ही रेयर आता है क्वेश्चंस, बट हम क्या बोला कि बाद में आपको सेविंग्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने सेविंग्स को अभी के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। बट सम्स के थ्रू भी सेविंग्स आ सकता है, तो एसकेएम में आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सम्स ये लोग देता है, तो उसके लिए आपको रेडी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपका क्वेश्चन पेपर से, एसकेएम का जितना भी क्वेश्चन है फॉर द पास्ट 4 years वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट एक वीडियो में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।